हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और ब्रेक के बाद आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। अब मैं आपसे कुछ पूछ, क्लियर है? सभी बच्चे बैठ चुके हैं क्लास में? ध्यान दीजिए सामने। सबसे पहले आप मुझे बताइए, ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है? चलिए, कौन बच्चा बताएगा? जल्दी बताइए, वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन किसको कहते हैं हम लोग? मुझे बताएगा कोई बच्चा कि ग्लोबलाइजेशन ये है, वैश्वीकरण क्या है? शाबाश, कोई बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा किसी भी स्कूल से बताइए, बहुत बढ़िया। और मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी हम कहते हैं। एमएनसी में जॉब करते हैं हम लोग। एमएनसी कंपनी है क्या? मल्टीनेशनल कंपनी है क्या? जल्दी बताइए मुझे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए फटाफट। देख लिया? आगे बढ़े? कोई डाउट, कोई क्वेरी? बहुराष्ट्र कंपनी को आपने पढ़ा अभी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, ठीक है? और वैश्वीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न देशों का परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण प्रक्रिया ही वैश्वीकरण। और मल्टीनेशनल कंपनी जिनके एक से अधिक देश में उत्पादन यूनिट या ऑफिस हो, उनको हम मल्टीनेशनल कंपनी। क्लियर है? आईटी सेक्टर को देखते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है वो बेसिकली है क्या? आईटी सेक्टर। तो आपको चीज क्लियर होनी चाहिए, इस तरीके विज्ञान प्रौद्योगिकी और ये सूचनाएं सब चीजें बढ़ रही हैं, संचार बढ़ रहा है। इन सारी तकनीकी को हम लोग गौर करके आपका देख सकते हैं कि भाई ये तकनीकी, ये संचार, ये चीजें किस प्रकार से बढ़ रही हैं, कैसे इनका तरीका है, क्या कुछ है, इन पर हम लोग बात। क्लियर है? और इनको हम लोग बात करके देख रहे हैं। क्लियर है? चलिए, वैश्वीकरण के संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। जो वैश्वीकरण है, इसमें जो संचार प्रौद्योगिकी है, इनका जो उपयोग है वो हम इसमें देख सकते हैं। लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका डिजाइन और छपाई दिल्ली में की जानी थी। मान लीजिए लंदन का कोई पाठक है जो उसको लिख रहा है, राइटिंग की है। अब उसका एक समाचार पत्रिका है, उसकी डिजाइन और छपाई दिल्ली में की जानी है। पत्रिका का पाठ्य पुस्तक इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय भेजा गया। अब देखते हैं, आप पीडीएफ के माध्यम से, व्हाट्सएप पर, मेल पर, बहुत सारे सिस्टम हैं जिनके माध्यम से आप अपने कंटेंट को भेज देते हैं। और उसने क्या किया? लंदन से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। दिल्ली कार्यालय ने डिजाइन दूर संचार उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिकाओं के डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त हुआ। अब जो बना कंटेंट, उसका डिजाइन बनाया कि भाई कैसे रखना है, फिर उनको वापस भेजा, अप्रूवल आया और देख लिया। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग से लंदन भेजा, प्रिंटिंग हो गई और प्रिंटिंग के बाद उनको लंदन भेज दी। यहां तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे भुगतान इंटरनेट ई बैंकिंग द्वारा लंदन से एक बैंक ने दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया। सोच के देखिए, ये था लंदन और ये था दिल्ली। इस व्यक्ति ने प्रिंट बुक यहां करी, पैसे यहां ट्रांसफर करे, सब कुछ, और इसने पूरी बुकें लंदन भेज दी। काम कितना आसान हो गया। शायद हो सकता है लंदन में ये काम बहुत महंगा हो, दिल्ली में उसको सस्ता पड़ा हो, और दिल्ली के लोग इसलिए खुश हो क्योंकि उनको एक अच्छा काम मिल गया और एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आप इसमें आप देख सकते हैं वैश्वीकरण में। और विदेशी निवेशक तथा विदेशी निवेश का जो उदारीकरण हम देख सकते हैं। भारत में चीनी खिलौने के आयात वाले उदाहरण को पर वापस लौटी। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौने के आयात पर कर लगाती है। कर का मतलब समझते हैं, टैक्स। मान लीजिए कोई खिलौना है, अगर वो विदेश से आ रहा है तो आने से पहले सरकार उसमें टैक्स लगा रही है। क्या लगा रही है? कर। और कर लगेगा तो शायद वो खिलौना महंगा हो जाए, शायद नहीं, खिलौना महंगा ही हो जाए। यह है कि आप जानते हैं कर लगने से बैरियर होता है। अब मान लीजिए कोई खिलौने की कीमत 10 रुपए थी और हमने क्या कर दिया, उस खिलौने पर हमने अब 3 रुपए का टैक्स लगा दिया। कुल मिलाकर उसकी मूल्य 13 रुपए हो गया। ठीक है? जबकि भारत में एक खिलौना था जो बिक रहा था सब टैक्स लगाकर, वो खिलौना बिक रहा था 11 रुपए का। अब अब चाइना खिलौना कितने का है? 10 का। और ये कितने का था? 11 का। तो लोग चाइना के खिलौने को ज्यादा खरीद रहे थे। एक छोटा नंबर बताया, नंबर बढ़ सकता है। अब देखिए तब क्या होगा, इसका अर्थ है जो इन खिलौनों का
आयात करना चाहते हैं उन्हें इनको कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों पर अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। जो चीज 10 की थी वो आपकी 13 की हो गई, तो आपको पैसा ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन के खिलौने अब भारत के बाजारों में सस्ते नहीं रह जाएंगे। मान लीजिए 10 का था या 5 रुपए टैक्स लगा, अब खिलौना 15 का हो गया। भारत खिलौना निर्माता को अधिक समर्थ होगा और भारत के खिलौना निर्माता इसको हम कितने बेच देंगे? 12 में, तो 3 रुपए का डिफरेंसेज निकल देख लिया। तो भारत निर्माता इस प्रकार से आयात पर व्यापार में अवरोध का एक उदाहरण है। अवरोध इसलिए कहा गया है क्योंकि गुजरात वहां केवल कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश में कटौती और नियमित किया गया है और खिलौने देखा गया है और उनको निर्यात कर सकती है या इन सब चीजों को देख सकते। देखिए आप इनको, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार निवेश पर प्रतिबंध लगाया। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए एक अनिवार्य माना गया। 1950 और 1960 के दशक में उद्योगों का उदय हो गया था। इन अवस्थाओं में आयात से प्रतिस्पर्धा उद्योग को बढ़ा नहीं देती, इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम आदि के आयात की अनुमति। ध्यान दीजिए, सभी विकसित देशों के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षित किया गया। ऐसा है, इन सारी चीजों को घरेलू तरीके से। अब अगर जो बाहर से चीज आयात हमने की है, अगर आयातित चीज सस्ती होगी और भारत में जो चीज बन रही है वो उसका कंपटीशन नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी महंगा। मान लीजिए मार्कर है मेरे हाथ में, ये मार्कर चाइना से 10 रुपए में बन के आया है और भारत के लोगों ने इसको 13 रुपए में, 15 में बनाया है। क्लियर है? और 10 में अगर बिकेगा तो लोग 15 का मार्कर क्यों खरीदेंगे? भारत वाला वो 10 का खरीदेंगे। जो लोग भारत में बना रहे हैं उनका निर्यात बंद हो जाएगा, उनका सामान बिकना बंद हो जाएगा, तो भारतीय बाजारों के, भारतीय व्यापारों को नुकसान होगा। क्लियर है? तो इनको ये आपका प्रोटेक्शन देने के लिए क्या कर सकती है गवर्नमेंट कि इस पर आपका बैरियर लगा सकती है, 10 का 15 में कर दे और वो उनको छूट दे दे, शायद उनका आपका 14 या आपका 13 रुपए का हो जाए। लोग कहां बढ़ेंगे? भारतीय उत्पाद खरीदने के लिए। डिसाइडिंग होती है कीमत। यही कारण है कि विदेश से जब कोई हम चीज मंगाते हैं तो उस पर बैरियर लगा। भारत में करीबन 1991 के प्रारंभ से ही नीतियां कुछ दूरगामी परिवर्तन किए हैं। सरकार ने निश्चय किया है कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व में उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा करने के समय आ गया है और कह रहे महसूस किया गया है कि देश में उत्पादक प्रतिस्पर्धा सुधार होगा और अपनी गुणवत्ता में सुधार करेंगे। इस निर्णय को प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन का समर्थन है। ऐसा है, जो निर्णय है प्रभावशाली इनका संगठन का इनको समर्थन प्राप्त है। ऐसा है, समर्थन प्राप्त है। सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया में उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। सरकार के अवरोधक, अवरोधक मतलब बैरियर, कि हम विदेश से कोई चीज नहीं मंगाएंगे। आएंगी तो अगर मान लो कोई कंपनी भारत आ रही तो उसे किसी भारतीय कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करना पड़ेगा, कितने रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है, इन चीजों में ही आ सकती है, ये उसको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। ये सारे क्या है? ये प्रतिबंध है, अवरोध है, बैरियर है। इन सबको हटा देना ही क्या है? लिबरलाइजेशन है। अब आप आइए भारत में, सीधा रजिस्ट्रेशन कराइए विंडो से, बैंक में तुरंत आपको लोन देगी। ये सारी चीजें कर दी गई। पहले कुछ चीज ही कैसा था, केवल गवर्नमेंट मतलब आप प्राइवेट सेक्टर बना सकते थे, बाकी सब गवर्नमेंट बना रहा। अब सरकार सबको लिमिटेड कर रही है। क्लियर है? प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ावा दे रही है और मुक्त रूप से अनिवार्य निर्णय लेने के लिए अनुमति मिल रही है। वे क्या आयात और निर्यात करना चाहते हैं? सरकार की तुलना में हम कब निर्यात करते हैं, इसके लिए अधिक उजागर कहा जा सकता है। इन चीजों को हम आपका अधिक देख सकते हैं पर हम बात कर सकते हैं। क्लियर है? ये हमको देखना होगा, ये हमको बात करनी होगी। आइए इन सारे मुद्दों पर, इन सारी चीजों पर हम लोग बात करें, इनको देखें। अब इसमें आगे बढ़ रहे हैं और अब है व्यापार
विश्व व्यापार संगठन को हम कहते हैं WTO, जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1992 में इसका हेड ऑफिस बना है। क्लियर है? इसको कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं कि WTO पहले में क्या था। आपका एक ट्रेड एग्रीमेंट था, उसको कैसे चेंज किया गया, WTO बनाया। और भारत WTO का फाउंडर मेंबर है, संस्थापक सदस्य देशों में से एक है भारत, इसका WTO का। ध्यान रहेगा इतना हमको। चलिए आगे बढ़ जाए। बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के लिए उदारीकरण का समर्थन किया है। इन संगठनों का सामना विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक है। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए, विदेश के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए, विश्व में सभी देशों की अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। आगे बढ़े। विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल शुरू किया गया है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देख सकता है कि इन नियमों का पालन हो। इसमें लगभग 160 देशों का संगठन है। तो WTO की अगर हम बात करें, कुल मिलाकर इसमें 160 कंट्री WTO के मेंबर हैं। 160 देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हैं। इसका मुख्य काम क्या है? सभी देशों को व्यापार सुगमता बनाना, उनके बीच कोई भी किसी चीज को लेकर अपवाद है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसको शांत करना, व्यापार सुनिश्चित बनाना है, एक दूसरे के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उन सब का ध्यान रखना, और कोई वर्तमान चीजों को लेकर है। इस व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, यानी कि आप आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। और बड़ा प्रचलित है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या कर रहे हैं? FTA कर रहे हैं। परंतु व्यवहार में देखा जा सकता है कि विकसित देशों के उन अनुचित ढंग से व्यापार को रखा गया है। इस संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए इनको विवश किया है। एक उदाहरण कृषि उत्पाद पर हम इसमें बनी बहस को कर सकते हैं कि भाई आखिर में ये है क्या। आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ गए इन सब चीजों को हम लोग। विश्व व्यापार संगठन पर विवाद भी हैं, कुछ ऐसा भी है जो WTO को विवादित कर देता है। आप अध्याय 2 में देख सकते हैं कि भारत में अधिकांश रोजगार, सकल घरेलू उत्पाद, GDP का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र का है। अगर आप भारतीय GDP को देखेंगे तो भारतीय GDP में एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो एग्रीकल्चर का है। इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% है और कुल रोजगार में केवल 0.5% है। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्य इतने कम परसेंट लोग अमेरिका सरकार को उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त होती है। उसके देखिए 0.5% इसका GDP में योगदान, 1% लोग लगे हुए। लेकिन 1% लगे होने के बावजूद सोचिए US कितनी बड़ी मात्रा में अपने एग्रीकल्चर गुड को बाहर भेजता है, और भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन लगे होने के बाद फिर भी हम बाहर से मंगाते हैं। बड़ा सोचने का विषय है ये कि हमको क्या करना चाहिए। हमको उल्टा पूरे देश को खिलाना चाहिए और दूसरे को, भाई हमारे पास गेहूं है, हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, इतना हमारे पास वर्क लेबर है और इतनी अच्छी लैंड है हमारे पास। आप देखिए हमारे पास कितनी नदियां हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कंज्यूम बहुत कर रहे हैं और हम ट्रेड कम कर रहे हैं। हम आपका इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा हो ही नहीं रहा है एग्रीकल्चर गुड्स में। अब देखिए इस भारी राशि के कारण अमेरिका के किसान अपने कृषि उत्पाद को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अधिशेष कृषि उत्पाद दूसरे बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है, जो इन देशों को कृषक को बुरी तरह से प्रभावित कर। अब विदेश की चीजें भारत आ रही हैं, सस्ती हैं,
पहुंचने के बाद सस्ती हैं। भारत की चीजें भारत में महंगी है, तो भारत के लिए है कि लोगों का जो कीमत है उन पर बाजारों पर असर पड़ेगा। मान लीजिए कॉटन ले लीजिए, शायद एक कॉटन का रेट 4,000 रुपए किलो हो, लेकिन वही कॉटन अगर हम लोग यूएस से मंगा रहे हो 2,000 रुपए किलो है या 2,500 रुपए किलो है, सोच के देखिए तो भारतीय किसान और भारतीय बाजारों का तो बड़ा नुकसान है। ये सारे मुद्दे, ये सारी चीजें इनमें देखने लायक हैं और समझने वाली बात है। क्लियर है? जो इन पर नियंत्रण लगे हुए हैं और हमको इनको देखना। हमने विश्व व्यापार संगठनों के नियमों को, अवरोधक को कम कर दिया है, लेकिन आप विश्व व्यापार संगठन नियम और नजरअंदाज कर सकते हैं और किसानों को भारी धनराशि को बरकरार रखेंगे। हमारी सरकार किसानों की सहायता बंद कर सकती है, स्वयं ये कार्य कर रही है। क्या आपने मुक्त व्यापार संगठन की चीजों को देखा है? ये सारी चीज हमने इसमें देखने का और जानने का प्रयास। क्लियर है? ध्यान रहेगा। जब तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए आगे बढ़ रहे हैं और चैप्टर को हम लोग देख लिया। अब चलिए आओ आप इन पर विचार करो और इन रेगिस्तान की पूर्ति करनी है आपको। विश्व व्यापार संगठन डैश डैश देशों की पहल शुरुआत करता है, तो विश्व व्यापार संगठन व्यापार देशों की पहल की शुरुआत करता है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? व्यापार को सुगम करता है। व्यापार सभी सदस्य देशों के बीच के संबंध से संबंधित व्यापार से संबंधित नियम बनाता है। यहाँ व्यापार आ जाएगा, से संबंधित आपका नियम बनाता है और देखता है कि व्यापार व्यवहार में है या देशों के बीच है या नहीं। विकसित देश जैसे भारत हो गया, और कौन हो गया जल्दी बताइए? ब्राजील। ऐसे देश जो अधिकांश स्थिर कीमतों पर विकसित देशों से अपने जो उत्पाद हैं उनको संरक्षित कर रहा है, और आपके विचार में देशों के बीच अधिक न्याय संगत और उन सब चीजों पर। क्लियर है? ज्यादा कोई डाउट, कोई क्वेरी मेरे प्यारे बच्चों किसी का? ठीक है, चलिए तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।